हेलो स्टूडेंट्स, हिमानीकृत स्थलाकृतियों के कंटिन्यूशन में पार्ट 2 के अंदर आप लोगों का स्वागत है। ये टॉपिक आगे कंटिन्यूशन में चल रहा है। जो 5वीं हिमानीकृत स्थलाकृतियों में अपरदनात्मक स्थलाकृति होती है, अरेत या तीक्ष्ण कटक। पर्वतीय भागों में जब किसी पहाड़ी के दोनों ओर अर्धवृत्ताकार गर्त एक दूसरे की ओर सरकने लगते हैं तो उसके मध्य का भाग अपर्दित होकर नुकीला होने लगता है। धीरे धीरे पूर्ण विकसित चोटी का निर्माण हो जाता है, जिसका ऊपरी भाग अत्यधिक नुकीला होता है और इसका आकार कंघी या आरे के दांतों के समान होता है। इस तरह के नुकीले तीक्ष्ण कटक को अरेत या अरेटी कहते हैं। ये मतलब जब पर्वतीय भागों में जब किसी पहाड़ी के दोनों ओर अर्धवृत्ताकार, ये इसी प्रकार से अर्धवृत्ताकार इसी प्रकार से ये यहाँ पर ये दोनों तरफ ये अर्धवृत्ताकार एक जो है तीक्ष्ण कटक बन जाते हैं। ये यहाँ पर तो इसमें ये नुकीले भाग हो जाते हैं और धीरे धीरे एक चोटी के रूप में मतलब ये खड़ा हुआ भाग दिखाई देता है। ऊपरी भाग अत्यधिक नुकीला होता है। इसका आकार जो है कंघी के आकृति से जैसा या आरे के दांतों के समान हो जाता है, जिसको कि अरेत बोलते हैं। इसके बाद में हॉर्न या गिरीश्रंग। जब किसी पर्वतीय भाग के पार्श्वों का या किनारों पर कई सर्क बन जाते हैं तथा जब निरंतर अपघर्षण द्वारा ये पीछे हटते जाते हैं तो इनके मिल जाने पर एक पिरामिड के आकार की चोटी का निर्माण होता है। इस तरह की नुकीली चोटी को हॉर्न या गिरीश्रंग कहते हैं। ये देखिए, जब ये जो है ये चोटी के रूप में ये हो गया और ये धीरे धीरे ऐसे ये सर्क जो है दोनों तरफ सर्क होते हैं। देखिए, जब किसी पर्वतीय भाग के पार्श्वों या किनारों पर कई सर्क बन जाते हैं तथा जब निरंतर अपघर्षण द्वारा ये पीछे हटते रहते हैं, यानी कि ये जैसे पहले ये चौड़ा था, पहले सर्क था, ये धीरे धीरे इधर की तरफ आया और ये इधर की तरफ आएगा और धीरे धीरे ये अपघर्षण के द्वारा दोनों नज़दीक आ जाते हैं और ये बीच में पतली नुकीली पहाड़ी चोटी के रूप में रहती है, जिसको कि हम हॉर्न बोलते हैं। ये पिरामिड के आकार की चोटी का निर्माण होता है। इस तरह के नुकीली चोटी को हम हॉर्न या गिरीश्रंग कहते हैं। इसके बाद में 7वां देखिए, नुनाटक। विस्तृत हिमक्षेत्र या हिमनदों के बीच ऊंचे उठे टीले जो कि चारों तरफ से हिम से घिरे होते हैं, इनको नुनाटक कहते हैं। यानी कि विस्तृत हिमक्षेत्र या हिमनदों के बीच ऊंचे उठे टीले, यानी पूरे बर्फ का एरिया है और उसके अंदर इस प्रकार से ऊंचे उठे टीले टाइप में है, इनको नुनाटक कहते हैं। ये हिमक्षेत्र या हिमनद का विशाल हिमराशि के बीच बिखरे हुए द्वीप के समान लगते हैं, यानी कि यहाँ पर तो पूरे बर्फ ये बिल्कुल उठा हुआ भाग है, ये द्वीप के समान दिखाई देते हैं। इस कारण से नुनाटक को हिमांतर द्वीप भी कहते हैं, हिमांतर द्वीप। उसके बाद में है श्रृंग पूछ, क्रैग एंड टेल। हिमश्रृंग या हिमपूछ हिमनद के रास्ते में बेसाल्ट या ज्वालामुखी प्लग, जब हिमनद चलता है, हिमनदियों इधर चल रहा है, तो जब इसके साथ में जो कंकड़ पत्थर वगैरह जो चिपके हुए हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर गिरने शुरू हो जाते हैं बर्फ के पिघलने की वजह से। बेसाल्ट या ज्वालामुखी प्लग ऊपर गांठ की तरह निकला रहता है, तो ये हिमश्रृंग में हिमनद के रास्ते में
बेसाल्ट या ज्वालामुखी प्लग ऊपर गांठ की तरह निकला रहता है, तो जिस ओर से हिमनद आता है उस ओर के प्लग का या बेसाल्ट का भाग अपर्दित हो जाता है। जैसे ये वाला, सपोज ये है, तो ये वाला भाग है, इसका अपर्दन हो जाएगा, इसका ये भाग अपर्दित हो जाएगा और ढाल उबड़ खाबड़ हो जाता है। जब हिमनद प्लग को पार करके दूसरी ओर पहुंचता है, जब इसके ऊपर से अब ये चढ़ेगा तो ये पार करेगा, तो यहां पर अपर्दन नहीं होगा क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है, बहुत स्पीड से उतर जाता है। तो इस प्रकार की आकृति बन जाती है, यूं, ये ऐसे, ये यहां से तो अपर्दन हो गया और धीमी गति से धीरे धीरे चढ़ा, और यहां पर आने के बाद में हिमनद बड़ी तेजी से नीचे आता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशन और फ्रिक्शन की वजह से। क्यों? और तो ये ढाल, ये वाला ढाल खड़ा और ये ढाल मंद हो जाता है। जब हिमनद प्लग को पार करके दूसरी ओर पहुंचता है तो वहां कम अपर्दन होता है क्योंकि वहां शैल को संरक्षण प्राप्त होता है। नतीजा यह होता है कि दूसरी ओर ढाल हल्का तथा मंद हो जाता है। यह हल्का ढाल दूर तक विस्तृत रहता है तथा देखने में बेसाल्ट की ग्रीवा या श्रृंग के पीछे संलग्न एक लंबी पूंछ के समान लगता है। इस तरह बेसाल्ट या प्लग वाले ऊंचे भाग को हिमश्रृंग कहते हैं और पीछे वाले भाग को हिमपूंछ कहते हैं। इसके बाद में जो 9वां है, भेड़ पीठ शैल या रोशमुटाने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आकृति है। भेड़ की पीठ की आकृति। हिमानीकृत क्षेत्रों में हिमनद जब आगे बढ़ता है तो उसके मार्ग में कभी कभी कठोर चट्टानों के टीले पड़ जाते हैं। ये टीले हिमनद के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। जैसे ये, अब ये टीला है, ये यहां पर अवरोध पैदा कर दिया, परंतु हिमनद अपने अपघर्षण द्वारा इन टीलों को अपर्दित करके अपना मार्ग बना लेता है। फिर इसको ये अपर्दित करता है और अपना मार्ग बना लेता है। इन टीलों पर जिस ओर से हिमनद बढ़ते हैं उस ओर हिमनद के अपघर्षण द्वारा टीले का भाग घर्षित होकर चिकना तथा हल्के ढाल वाला हो जाता है। ये वाला भाग है, इसका अपर्दन हो जाता है और ये चिकना और मतलब स्मूथ हो जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उतरते समय हिम तथा शिलाखंड का संपर्क अब उतरते समय बड़ी तेजी से होगा क्योंकि इसका संपर्क सतह से कम होता है, शैल से बहुत ही कम रह जाता है। अतः दूसरे ढाल पर उत्पाटन तथा खरोंचें पड़ जाती हैं। ये उत्पाटन तथा खरोंचें पड़ गई तथा ढाल तीव्र किंतु ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। इस प्रकार से ये जो है भेड़ पीठ शैल या रोशमुटाने नाम की आकृति का विकास होता है। इसके बाद में हिमसोपान। हिमसोपान जब हिमनद के मार्ग में भ्रंश के कारण कई कगार बन जाते हैं तो इनसे होकर उतरता हुआ हिमनद सोपानों का निर्माण अपघर्षण तथा उत्पाटन द्वारा करता है। देखिए, अपघर्षण और उत्पाटन की क्रिया के द्वारा ये हिमसोपान का निर्माण होता है। ये कैसे? देखिए, जब हिमनद के मार्ग में भ्रंश के कारण कई कगार बन जाते हैं तो इनसे उतरता हुआ हिमनद सोपानों का निर्माण करता है। ये जो यहाँ पर हिमनद ऐसे उतर रहा है ये, और ये जहाँ ढाल आ गया एकदम से गिरेगा तो ये यहाँ पर एक छोटी सी झील टाइप की बन जाएगी जहाँ पर जब बर्फ पिघलेगी तो पानी इकट्ठा हो जाएगा और ये गड्ढा हो जाएगा। जब फिर इसके बाद में ये आगे फिर जाएगा, फिर यहाँ पर ये गड्ढा हो गया। तो ये जो है इसको हिम सोपान सीढ़ी नुमा हो गया। हिम के द्वारा हुआ है सोपान तो हिम सोपान हो गया। और इसके जो फुट हिल्स पे इसके यहाँ पर जो बनता है इसको हम बोलते हैं पैटर्नास्टर झील। उत्पाटन की क्रिया कगार के पद या आधार के पास होती है।
ये यहाँ पर उत्पाटन कैसे होगा, क्योंकि ये कंकड़ पर ये जब एकदम हिम गिरेगा तो यहाँ नीचे की जो चट्टानें हैं वो टूटेंगी, उत्पाटन होगा, जिस कारण वहाँ पर लंबवत क्लिफ बन जाते हैं। हिम सोपानों में क्लिफ के पास सिरे गहरे होते हैं। हिम के पिघल जाने पर इन गर्तों में जल भर जाता है तथा छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है, जिसे पैटरनास्टर झील कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फ्योर्ड। फ्योर्ड उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फ्योर्ड कहा जाता है। हिमनदी की घाटी का तल समुद्र तल से अधिक नीचे स्थित होने पर वहां की बर्फ पिघलने से समुद्र का जल इस घाटी में प्रवेश कर जाता है। यानी कि जो समुद्र का में ये जो इस प्रकार से, जैसे ये समुद्र है तो ये तो सी है मान लो, और ये लैंड है। जब यहाँ से हिमनद आएगा तो जब उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फ्योर्ड कहा जाता है। हिमनदी की घाटी का तल समुद्र तल से अधिक नीचे स्थित होने पर, ये लेवल जो है ये नीचा रहता है, ये ऊपर रहता है, तो वहाँ बर्फ पिघलने से समुद्र का जल इस घाटी में प्रवेश कर जाता है। ये इसमें जो ये टूटी फूटी घाटियां बन जाती हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर ये पानी जो है ये आगे तक चला जाता है और संकरी एस्चुरी बन जाती है, जिसे फ्योर्ड कहते हैं। यानी कि जो नॉर्वे लेब्राडोर का जो है वो इस प्रकार से कटा हुआ है हिस्सा ये, तो इसमें जब समुद्र का पानी यहाँ तक घुस जाता है, ठीक है। और क्योंकि जब ये हिमनद आते हैं तो ये हिमनद के वजन से, ये उत्पाटन की क्रिया के कारण ये जो कोस्ट है ये कट जाता है। क्योंकि जमीन का भाग समुद्र से ऊंचा रहता है, नीचा हो जाता है, और जब ये तो इसमें समुद्र का पानी आगे तक भर जाता है। नॉर्वे, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड आदि क्षेत्र। अब इसके बाद में हम निक्षेपणात्मक या कार्य से निर्मित स्थलाकृतियां करेंगे। पार्ट 2 के अंदर ये अपरदनात्मक स्थलाकृतियां कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद में निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां पार्ट 3 लेक्चर के अंदर कवर करते हैं। ये लेक्चर यहीं कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।